हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में फटाफट से एक बार आर्टिकल्स को देख लेते हैं। यूजुअली देखो, ऐसा बोला जाता है कि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आर्टिकल्स अपने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेशली द हिंदू के साइंस वाले जो पोर्शन होते हैं उनसे यूपीएससी डायरेक्ट लिंक करके क्वेश्चंस पुटअप किया करती है। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं आज के कुछ आर्टिकल्स को। मैं हमेशा वैसे तो कोशिश करता हूँ कि यूपीएससी के जो भी द हिंदू वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग कवर कर लें। आज का हमारा पहला आर्टिकल है द 3D मैप ऑफ द यूनिवर्स। ये एक्चुअल में लिया गया है देसी के द्वारा। ये देसी अपना इंडिया वाला देसी नहीं है, ये है यूएसए के एरिजोना में एक टेलीस्कोप जिसका नाम है देसी डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट। इसको लेके साइंटिस्ट कम्युनिटी जो है ना वो सुपर एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि फिजिक्स का एक सर्टेन लॉ है, एक सर्टेन थ्योरी है, जो कि अगर इसने सही प्रूफ कर दिया तो आखिरकार उस पूरे सीक्वेंस को बदलना पड़ेगा। डार्क एनर्जी से रिलेटेड है वो। समझेंगे इस पूरे टॉपिक को। दूसरा आर्टिकल हमारा पीटर हिग्स से रिलेटेड है। अभी 94 की एज में इनकी डेथ हो गई है और यूपीएससी यूजुअली ऐसे पर्सनालिटी पर क्वेश्चन पूछा करती है जिनका हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा रहा हो। जैसे गॉड पार्टिकल, इस पर तो यूपीएससी कई बार क्वेश्चन बना चुकी है, तो इस बार भी बहुत सारे चांसेस हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पीटर हिग्स जो 1960s में इसको ऑलरेडी प्रोपाउंड कर चुके थे। हिग्स बोसॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, गॉड पार्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, आखिरकार ये क्या है। हालांकि इसको कई बार हमने कवर कर लिया तो इसको बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, बट एक बार टच करते हुए देखेंगे ताकि आप लोग का एक प्रॉपर रिविजन हो सके इसके लिए। अगला आर्टिकल हमारा डिफरेंट अप्रोचेस टू एआई रेगुलेशन है। अभी हाल फिलहाल में एक द हिंदू के अंदर ही एक पूरा आर्टिकल आया था जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ हैं। यूएन है, यूएन ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके कुछ अपने नॉर्म्स भी डिफाइन किए हैं। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की कुछ बात है, यूके की कुछ बात है। तो ये ना कुछ मेंस ओरिएंटेड एक टॉपिक है जिसमें कि अलग अलग डोमेन इंक्लूडिंग इंडिया, जो कि अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में बहुत ही टसल फील कर रहा है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। तो इस आर्टिकल को एक बार ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। अगला आर्टिकल हमारे द हिंदू का ही है जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स के पीछे क्या टेक्नोलॉजी बेस्ड है उस पर एक बार हम लोग देखेंगे। ऐसे 2 से 3 इंपॉर्टेंट लाइंस बोल सकते हैं या फिर 2 से 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कि हमें पता होना चाहिए। तो यूपीएससी अगर उसे क्वेश्चन पूछते तो डेफिनेटली विल बी एबल टू सॉल्व दिस। अगला हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा आज का वो टोटल सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड है। बहुत ही रेयर फिनोमेना बोला जाता है, बट ऐसा क्यों है आखिरकार उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपके लिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो 2011 का सीएफएल और एलईडी के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। आपको कमेंट सेक्शन में ए, बी, सी या डी में से जो भी सही आंसर है उसको जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, अगर ऐसे ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इनके पीछे के जो भी टिप्स है, ट्रिक्स हैं, उनको एक बार समझना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आप ओनली एस यूपीएससी चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर ये लगभग 5.5 घंटे की लाइव क्लास ली थी मैंने वहाँ पर। तो इसमें पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस एंड टेक के ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखे हैं। तो आप एक बार विजिट करके अगर इंटरेस्टेड है तो आप उसको डेफिनेटली देख सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए सेशन। सिमिलरली अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी भी फील्ड में वीक लगता है ना, अगर आपके स्टैटिक वीक हैं, तो आप डेफिनेटली ओनली एस यूपीएससी का एक ये भी पूरा पोर्शन है जिसमें कि मैंने 10 वीडियोज़ के अंदर में हार्डली 20-25 आवर्स के पूरे वीडियोस होंगे मिला के। 10 वीडियोस के अंदर में मैंने पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने की कोशिश की है। तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे इस प्रीलिम्स के लिए। और अगर आप पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर ओनली एस एक्सटेंडेड पर ही मैंने ये 6 वीडियोज़ का कंपाइलेशन दिया है। एक और वीडियो इसमें आएगी जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने जनवरी 2023 से लेके जनवरी 2024 तक कवर किया था। फेब से लेके मार्च, अप्रैल, मई को अभी छोड़ देते हैं, अप्रैल तक एटलीस्ट हम लेके चलेंगे। फेब टू अप्रैल तक अगर हम लोग लेके चलते हैं तो आखिरकार इसमें क्या क्या आर्टिकल्स होंगे, इसके लिए भी एक कंप्लीट वीडियो, एक वीडियो और आएगी इसमें, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। सबसे पहला है न्यू 3D मैप ऑफ द यूनिवर्स। एक्चुअल में इंडियन एक्सप्रेस पर ये 2 दिन आया है। पहला एक आर्टिकल था कि द न्यू मैप ऑफ यूनिवर्स में ओपन अ विंडो टू डार्क एनर्जी। इसमें एक्चुअल में अपने रिसर्च, बहुत सारे ऐसे तो रिसर्चर्स लगे हैं, बट इंडिया के साइड से जो है वो TIFR है, बस यही एकमात्र इंस्टीट्यूशन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये मुंबई का रिसर्च सेंटर जो है वो डार्क एनर्जी के इस पूरे कोलैबोरेशन में, जो कि लगभग बोल सकते हैं कि 900+ रिसर्चर्स इसमें लगे हैं अलग अलग देशों के, उसमें से इंडिया भी वन ऑफ द पर्सन है, वन ऑफ द रिसर्चर है, और वो भी काफ़ी सारे नए आयाम को खोजने की कोशिश कर रहा है। दूसरा आर्टिकल इसी के बेसिस पर एक और आया कि न्यू 3D मैप ऑफ यूनिवर्स डार्क एनर्जी के लिए कुछ और हिंट करती है। तो आखिरकार इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि ये डार्क एनर्जी या फिर ये पूरा कोलैबोरेशन या सब क्या है। सबसे पहले ये समझो कि एक
यूएसए में एरिज़ोना जगह है, एरिज़ोना की जगह पर एक बढ़िया सा ऐसा सुंदर सा टेलीस्कोप लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही टेलीस्कोप है जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, देसी। देसी मतलब क्या होता है, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट। इसको ऐसा बोला गया है ना कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है। इसके अंदर ऐसे इंडिविजुअल लगभग ऐसे 5000 रोबोटिक आई हैं, जो कि एक टाइम पर मल्टीपल गैलेक्सीज़ को देखते हुए सबको इंडिविजुअली केटर करता है। सेपरेटली सबसे लाइट जितनी आ रही है उनको कैप्चर करता है, उनको एनालाइज करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि इसको एक निकोलस डब्ल्यू मेयाल, ये 4 मीटर का टेलीस्कोप है, इसके ऊपर इसको माउंट किया है। और जैसा मैंने बताया कि एरिज़ोना यूएसए में है, वहाँ पर एक किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी है, जिसको मैं चाहूँ तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना, किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी, और इसी के अंतर्गत इसको यहाँ पर लगाया गया है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा यूँ कि जितने भी ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं उन सब से ये लाइट को कैप्चर करता है और बहुत ही एक्यूरेटली ये डेटा को साथ में लेके फ्रेम करता है। तो सबसे पहले आपका मिथ बस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपको और भी इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ। जैसे कि ये क्या देखता है, क्या पता चला इससे। तो सबसे पहले देखो, एक हिस्ट्री हम लोग समझते हैं कि अभी फ़िलहाल में इसने क्या फाइंड आउट किया है ना। देखो, ये जो यूनिवर्स का पैटर्न, ये बहुत सारे इसने गैलेक्सीज़ फाइंड आउट किए हैं ऐसे। ये जो आपको ऐसे शाइनिंग सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये डिफरेंट गैलेक्सीज़ हैं। और ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है ना, ये डेफिनेटली आपके रेड शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है। रेड शिफ्ट मतलब क्या हो गया कि आपकी यूनिवर्स जो है ना वो एक्सपेंशन मोड पर है, और यही सबसे बड़ा इसकी उपलब्धि भी है। यहाँ पर एक बात ये समझने की है कि आखिरकार इस देसी ने किया क्या, है ना। तो सबसे पहले तो ये जो मेजरमेंट है, हमारा एक्सपेंशन रेट है यूनिवर्स का एक्सपैंड होने का, इसको फाइंड आउट किया है देसी ने। कितना है ये बोल रहा है कि भाई अगर आप लोग 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स दूर की कोई गैलेक्सी देख रहे हो, 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स दूर की गैलेक्सी देख रहे हो, तो वो हर सेकंड कम से कम 68.5 किलोमीटर दूर चला जा रहा है। मतलब कि 3.26 मिलियन लाइट ईयर दूर की गैलेक्सीज जो हैं वो हर सेकंड 68.5 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हो जा रही हैं। मतलब ये एक्सपेंशन का रेट इसने प्रेडिक्ट किया है, और ये काफ़ी हद तक पुराने वाले रीडिंग से चेंज्ड भी है, और अब ये इसको काफ़ी एक्यूरेट माना जा रहा है। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, हिस्ट्री को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि जब 1929 में एक पर्सन थे जिनका नाम था एडविन हबल। आप डेफिनेटली इनके बारे में भी जानते होंगे, आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, हबल टेलीस्कोप सुन रखा होगा, वो इन्हीं के नाम पर है। तो एडविन हबल ने पहली बार ऐसा बोला कि भाई जो हमारा यूनिवर्स है ना वो एक्सपैंड कर रहा है। यूनिवर्स एक्सपेंशन की थ्योरी किसकी है, एडविन हबल की है। अब यूनिवर्स एक्सपैंड तो कर रहा है, इसके लिए लोगों के पास ना कोई भी ऐसा सबूत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसके पीछे और भी रिसर्च वगैरह फाइंड आउट किया। 1960s तक आते आते कुछ और भी चीज़ें पता चली। लेकिन फिर लेट 1990s में ये क्या हुआ कि लेट 1990s तक एक और थ्योरी समझ में आई सबको कि भाई ये हमारा जो यूनिवर्स है ना ये सिर्फ एक्सपैंड ही नहीं कर रहा है, बट इट इज़ एक्सपैंडिंग एट एन एक्सेलरेटेड रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सपैंडेड एट एन एक्सेलरेटेड रेट। मतलब क्या है कि ये दिन पर दिन और ज़्यादा तेज़ी से दूर जाने की बात कर रहा है। मतलब कि फास्टर पेस, दिन पर दिन इसका जो एक्सपैंड होने का स्पीड है, पेस है, वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, फास्ट होता जा रहा है। तो इसीलिए एक्सेलरेटेड रेट पर अगर एक्सपैंड कर रहा है तो फिर दिक्कत की बात है। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए 2011 में कुछ साइंटिस्ट का, 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक नया हाइपोथेसिस दिया डार्क एनर्जी का। डार्क एनर्जी का इनका क्या कहना था कि भाई इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला भाई, है ना। ये जो डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट था ये पहली बार हाइपोथेसाइज किया गया, और इसमें ये बोला गया कि भाई देखो जो भी एक्सपेंशंस हो रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं कि भाई एक ना पहले बिग बैंग थ्योरी हुई थी। बिग बैंग में क्या हुआ था कि एक सिंगुलैरिटी था, सिंगुलैरिटी, सारा का सारा आज का जितना भी ब्रह्मांड है वो एक ऐसे ही पिन पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड था, और एकदम से फिर बूम एक्सपैंड होता है,
एक एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन के चलते ये पूरी के पूरी यूनिवर्स विद इन अ सेकेंड बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाती है। और इस एक्सपेंशन के बाद जैसे जैसे ये कूल होती गई, ये एटम्स, सबसे पहले तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने हमारे। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर कुछ प्रोटॉन बनाते हैं, कुछ न्यूट्रॉन को बनाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं। और ये तीनों मिलके कुछ ही सेकेंड्स में, 3 सेकेंड्स में ऐसा कुछ बोला जाता है कि पहला एटम हमारा बन गया था। फिर इसके मिलियंस ऑफ साल बाद हम लोग की धीरे 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 ये सब एक्यूमुलेट होते होते, डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते होते इनके बीच में फिजन रिएक्शन स्टार्ट होता है। फिर इसके बेसिस पर ही फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है। फ्यूजन रिएक्शन से धीरे धीरे स्टार्स बनते हैं और फिर धीरे धीरे ये गैलेक्सीज़ में कन्वर्ट होते हैं। और ये गैलेक्सीज दिन पर दिन क्या हो रही हैं, एक्सपैंड होती जा रही है। ये बिग बैंग थ्योरी है। तो हमें क्या लगता था कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ना, इसी एक्सप्लोजन का अभी भी रिपरकशन हमें दिख रहा है कि जो हमारी पूरी यूनिवर्स है वो दिन पर दिन एक्सपैंड होती जा रही है। लेकिन ये तब पॉसिबल होता जबकि ये कांस्टेंट स्पीड से बस एक्सपैंड हो रही होती। लेकिन जब लोगों ने ये समझा 2011 का, जब डार्क एनर्जी का हाइपोथेसिस आया और लोगों ने बताया 1990s वाले थ्योरी को प्रूव करते हुए कि भाई ये ना एक्सेलरेटेड रेट से एक्सपैंड कर रहा है। तो एक्सेलरेटेड रेट अगर है ना, तो इसका मतलब क्या है भाई, कि जो हमारा बिग बैंग का एक सिंगल एक्सप्लोजन था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। देयर मस्ट बी सम इनविजिबल एनर्जी जो कि अभी हम लोग को नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली है। और इस जगह पर वो ही इसके फर्दर एक्सपेंशंस में अपनी रोल प्ले कर रहा है। और इसी तरीके से ये जो इनविजिबल एनर्जी है, इसको चूंकि अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं, ये अंधेरे में है अभी भी, तो इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया डार्क एनर्जी। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये 2024 में, अब ये 2011 के बाद अभी भी कुछ भी ऐसा फर्दर हम लोग को कुछ भी ऐसी थ्योरी नहीं मिली थी जिससे कि हम लोग इस डार्क एनर्जी को पकड़ सकें, इसके पीछे कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है उसको देख सकें, या फिर इस पूरी थ्योरी को क्या बोलते हैं। हम लोग ये भी अनुमान लगा चुके थे कि लगभग इस पूरे ब्रह्मांड में 70% क्या है, डार्क एनर्जी है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी अनुमान लगाया कि लगभग 25% तक हमारे पास क्या है, डार्क मैटर है। और जो अभी विजिबल यूनिवर्स है वो हार्डली 4 से 5% ही है जो कि अभी हमें दिखता है। प्लैनेट्स, सन, गैलेक्सीज, ये जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं ना, ये मुश्किल से 4 से 5% ही है। तो आखिरकार इस डार्क एनर्जी की गुत्थी कैसे सॉल्व की जाए, तो इसी के लिए एक हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर स्टार्ट किया, जो कि आज अपने 3रे साल के दौर में है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं देसी। ये देसी क्या है भाई, वही डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पास ये क्षमता है कि ये लगभग 5000 से भी ज़्यादा गैलेक्सीज़ को एक साथ देख के इनसे आती हुई लाइट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, इनको रीड कर सकता है। तो अब ये 3 साल से ऑपरेशनल है और अभी 2 साल और भी ऑपरेशनल रहेगी। और इसका पहले साल का जो सेट ऑफ डेटा है, अब वो उस पर रिसर्च चल रहा है। उसी रिसर्च में ये समझ में आया कि हम लोगों ने ऐसे गैलेक्सीज़ को भी देखना स्टार्ट किया है जो कि हमसे काफ़ी दूर है, लगभग 11 बिलियन ईयर्स या फिर 11 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमसे। अब इतने दूर हैं और लाइट अभी पहुंची है, इसका मतलब है कि हम इनके ओरिजिन को भी अभी देख पा रहे हैं, इनके डेथ को भी अभी देख पा रहे हैं। सब कुछ 11 बिलियन साल पहले क्या हुआ था वो सब अब हम लोग इस 3D या फिर देसी के जरिए भी हम लोग देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड जो है 3D वर्ड, आखिरकार ये 3D वर्ड क्यों इस्तेमाल में लाया जा रहा है, क्यों बोल रहे हैं कि हम लोगों ने यूनिवर्स का एक नया 3D मैप लगा दिया। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि 3D मैप है, ये एक्चुअल में ऐसा कोई 3D मैप हमने नहीं बनाया है। बस चूँकि ये 5000 रोबोटिक आइस के साथ में इसने लगभग ऐसे 6 मिलियन प्लस गैलेक्सीज़ हैं जिनके पोजीशंस को बहुत ही एक्यूरेटली ऑब्जर्व कर लिया है। मतलब कि हमसे कितनी दूर पर हैं, कितने एंगल पर हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन अब ये देसी ने हमें दे दिया है। इसीलिए अब चूंकि हमें भी ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है कि चूंकि इतने सारे गैलेक्सीज़ का हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन है, तो हम इसको धीरे धीरे कन्वर्ट करके 3D मैप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी बनी नहीं है बट डेफिनेटली कर लेंगे इस चीज़ को अब हम लोग। अब यहाँ पर एक मुद्दा ये आता है कि आखिरकार साइंटिस्ट इतने एक्साइटेड क्यों हैं, आखिर ऐसा हमने क्या ही पढ़ लिया। तो जो मैं आपको बता रहा था कि फिज़िक्स का लॉ धीरे से चेंज होने की बात हो रही है, वो फिज़िक्स का लॉ क्या चीज़ है भाई। देखो 1990 से ही क्या हुआ कि जैसे जैसे हमें पता चला कि भाई ये यूनिवर्स जो है ये एक्सेलरेटेड एक्सपैंडिंग रेट से एक्सपैंड कर रही है,
तो फिर उस टाइम पर ऐसे बहुत सारे थ्योरेटिकल मॉडल्स बनने लगे, और जब डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया तो उसके बेसिस पर भी हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे थ्योरेटिकल जो भी मॉडल्स थे उनको हम लोगों ने नाम देना स्टार्ट किया। इन सब के लिए एक एजम्पशंस हमेशा से रहा है, वो क्या था? एनर्जी डेंसिटी के बारे में। ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ डार्क एनर्जी। ये क्या कह रहा है भाई? एनर्जी डेंसिटी ऑफ डार्क एनर्जी को अगर सिंपल भाषा में समझना है तो ऐसा समझो कि एक वॉल्यूम ऑफ स्पेस में, मतलब कि 1 किलोमीटर स्पेस ले लो आप लोग, है ना, इस स्पेस में कितना डार्क एनर्जी है, उस अमाउंट ऑफ डार्क एनर्जी को हम हमेशा कांस्टेंट मानते हैं, हमेशा कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या कह रहा है कि अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर भी गया तो भी इस 1 किलोमीटर एरिया के अंदर में इतना ही डार्क एनर्जी रहेगा जितना एक्सपैंड होने से पहले था। मतलब कि यूनिवर्स भले ही अपना एक्सपेंशन कॉन्टिन्यूसली लगाते रह रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर में, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ स्पेस के अंदर में हमेशा अमाउंट ऑफ डार्क एनर्जी कांस्टेंट है। अब इसी को चलते जब ये देसी आया ना, देसी ने इसी थ्योरी को चैलेंज करना स्टार्ट किया है। मतलब कि while the space expands, the energy density in the expanded space does not go down। लेकिन अब देसी क्या बोल रहा है कि भाई एनर्जी डेंसिटी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है वो। और यही अगर ऐसा हो गया तो सारी की सारी थ्योरीज या फिर थ्योरेटिकल मॉडल्स जो बने हैं ना अभी तक डार्क एनर्जी से रिलेटेड, उसके तहत हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो मतलब कि वो थ्योरी या फिर जो हाइपोथेसिस थ्योरेटिकल मॉडल्स हमने बनाए थे वो गलत होंगे। लेकिन ऐसा कहने वाला देसी अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नोशन के साथ नहीं बोल रहा है। उसका ऐसा मानना है कि देखो अभी जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये कॉन्फिडेंस लेवल ये लोग सिग्मा में मेजर करते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे पास 2.5 सिग्मा का कॉन्फिडेंस लेवल है। 2.5 सिग्मा का मतलब है कि लगभग 95% तक हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन किसी भी थ्योरी पर बिल्कुल परफेक्टली अलाइनमेंट देना, इसके लिए इन लोग को अप्रॉक्सीमेटली 6 सिग्मा का कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए होता है। वो बोल रहे हैं शायद वो भी आने वाले टाइम पर मिल जाए। और चूँकि इसको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होते हुए ही, जैसे ही ये कन्वर्ट हो गया कभी भी, तो ये एनर्जी डेंसिटी को जो अभी तक हम लोग कांस्टेंट मानते थे अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी ऐसे थ्योरेटिकल मॉडल थे वो सब के सब गलत हो जाएंगे, और वापस से साइंटिस्ट को एक नया डोमेन मिलेगा डार्क एनर्जी को एक नए सिरे से पढ़ने का। और यही इसीलिए हमारे सारी साइंटिस्ट कम्युनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इसको लेके। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें थोड़े बहुत नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप 2-4 पॉइंट्स के नोट्स बना सकते हो। फिलहाल अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं थोड़े से अपने नोट्स के फॉर्म में इसी पीपीटी के अंदर में ये सारी चीज़ें जो आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े वो मैं आपको अच्छे से दे दूँ। तो अगर आपको वो वाली पीपीटी चाहिए तो आप डेफिनेटली यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो भी आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रीलिम्स क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं यूजुअली पोस्ट करता हूँ इस टेलीग्राम चैनल पर। तो आपका क्या रिवीजन है, कैसे हो रहा है, वो भी इंश्योर कर लेते हैं आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। तो एक बार चाहे तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। आप उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ले सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा पीटर हिग्स से रिलेटेड है, जिन्होंने गॉड पार्टिकल को प्रोपाउंड किया था। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये हिग्स क्या है। एक्चुअल में हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल है एक। स्टैंडर्ड मॉडल क्या कहता है? फिजिक्स का ये स्टैंडर्ड मॉडल हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करता है। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखो, जैसे कि हम लोग अभी तक समझते थे कि हमारा फंडामेंटल यूनिट जो है वो एटम है। हम लोग यही बोलते थे ना कि हम लोग जितनी भी चीज़ें इर्द गिर्द देख रहे हैं, किताबें, टेबल, चेयर, बल्ब, ये सब किसी न किसी एटम से मिलके बने। तो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल जो था वो एटम था। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि भाई ये एटम भी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिल के बना है। और जब हम थोड़े और बड़े क्लासेस में गए तो और बड़े रिसर्च सामने आए जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किन्हीं चीज़ों से मिल के बने हैं। कुछ क्वार्क से मिल के बने हैं, कुछ लेप्टॉन से मिल के बने हैं। तो आखिरकार ये है क्या? यही सारे जो हैं आज के डेट में सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब हमें ये नहीं पता कि भाई क्वार्क किससे मिल के बना है। हमारे लिए क्वार्क ही सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है। इससे छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता इस पूरे ब्रह्मांड में, इस स्टैंडर्ड मॉडल के बेसिस पर। ठीक, तो स्टैंडर्ड मॉडल क्या बताता है? हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताता है। उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जब हमने खोजना स्टार्ट किया ना तो ऐसे बहुत सारे मिलने लगे।
तो हमने सोचा कि भाई इसको एक ग्रुप में बांधना बहुत ज़रूरी है, और इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक पूरा टेबल बनाना स्टार्ट किया। वो टेबल कुछ इस हिसाब से दिखता है। इसमें सिंपल सा ये समझना कि पूरा का पूरा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा फर्मियॉन्स और एक है हमारा बोसॉन्स। ये जो फर्मियॉन्स है ये हमारे मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है मतलब क्या है इसका, कि आप कोई भी चीज़ को, सामान को उठा के छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उठा सकते हो, वजन महसूस कर सकते हो उसका। ये सब चीज़ें जो हमें दिख रही हैं प्रत्यक्ष रूप से, जिनको हम छू के, देख के या फिर फील करके हम इनको महसूस कर सकते हैं, ये सब क्या दिखाते हैं, मैटर को दिखाते हैं। और मैटर को दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक है क्वार्क्स और दूसरा है ये ग्रीन कलर वाले लेप्टॉन्स। ठीक, सबसे पहले क्या था, फर्मियॉन्स। फर्मियॉन्स के अंदर में कोई भी चीज़ आएगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि आपके सामने रखा है उसके एटम्स को क्या देंगे, मैटर प्रदान करेंगे। जैसे मान लो कि आपके सामने कुछ कागज़ रखे हुए हैं, तो कागज़ में ऑब्वियस सी बात है कार्बन कंटेंट होगा। तो ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन के एटम को मैटर कौन दे रहा है, ये फर्मियॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप के थे, क्वार्क और लेप्टॉन्स। क्वार्क का मतलब है, सिंपल सा समझो कि ये फंडामेंटल पार्टिकल से कुछ फर्दर डिवीजन है। फर्मियॉन्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक क्वार्क हो सकता है, एक लेप्टॉन हो सकता है। आसान भाषा में समझना है तो आपके लिए जो प्रोटॉन है वो एक्चुअल में दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना है। मतलब कि प्रोटॉन और कुछ नहीं बल्कि तीन क्वार्क से मिलके बना है, जिसमें से दो अप क्वार्क हैं और एक डाउन क्वार्क है। सिमिलरली आपका जो न्यूट्रॉन है वो भी ऐसे ही क्वार्क से मिलके ही बना है, वो भी तीन क्वार्क से मिलके बना है, लेकिन यहाँ पर आपका दो डाउन क्वार्क है और एक अप क्वार्क है। अगर इनके चार्ज को आप ऐड भी करोगे ना, तो भी प्रोटॉन में हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, +1 लिखते हैं, और न्यूट्रॉन में क्या लिखते हैं हम लोग, न्यूट्रल, चार्जलेस लिखते हैं इसको। तो आप अगर इसको देखना भी चाहोगे तो समझ जाओगे, यहाँ पर देखना चार्ज 2/3 लिखा हुआ है और इसका चार्ज क्या है, -1/3। तो अगर हम लोग इसको प्रोटॉन की तुलना में दो हिस्सा लेते हैं अप क्वार्क का, मतलब कि 2 × 2/3, और एक क्वार्क लेते हैं 1/3 का, तो अगर इस पर चार्ज हम लोग निकालने की कोशिश भी करें तो 4/3 - 1/3, 3/3 = +1। ये जो +1 है ये किस पे है, प्रोटॉन पर है। और इसी तरीके से अगर आप न्यूट्रॉन को देखोगे तो न्यूट्रॉन के चार्ज को भी आप बहुत इजीली कैटर कर लोगे। इसमें क्या है, एक अप क्वार्क है मतलब कि 2/3 प्लस, और इसमें दो डाउन क्वार्क हैं, तो 2 × -1/3, यही तो होगा। तो अब इसको हम लोग देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3 - 2/3 क्या आ गया, 0। तो इसीलिए चार्जलेस होते हैं न्यूट्रॉन हमारे। क्यों, क्योंकि उसमें एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को देख सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो चार्ज है, सॉरी अभी के लिए इसको थोड़ा सा अभी स्किप करता हूँ मैं। और इसी सिमिलरली आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज़ ए टाइप ऑफ लेप्टॉन। इसके चार्ज में आप -1 सीधे सीधे देख सकते हैं। अब लेकिन मुद्दा ये हुआ कि मैटर तो हमने दे दिया, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो इन सब के पीछे भी क्या कोई पार्टिकल है क्या? तो स्टैंडर्ड मॉडल बोलता है कि भाई इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऐसे फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उन सब के लिए कोई ना कोई पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रेविटी इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। और इस वीकेस्ट फोर्स को कौन सा पार्टिकल जज करता है या फिर कौन सा पार्टिकल प्रदान करता है, ये है ग्रेविटॉन। ये भी एक हाइपोथेसिस ही है, मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ग्रेविटॉन नाम का कोई एक ऐसा पार्टिकल होगा जो कि ग्रेविटी देता होगा, लेकिन आज तक हमें कोई भी ऐसा ग्रेविटॉन जैसा पार्टिकल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दिया है। आप इसको बिल्कुल झूठा नहीं मान सकते, क्योंकि आप खुद भी समझिए कि 1960s में सिमिलरली पीटर हिग्स ने भी अपने हिग्स बोसॉन के बारे में सबसे पहली बार बात की थी। उन्होंने बोला था कि हिग्स बोसॉन जैसा कोई भी एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जिसको कि हम लोग खोज नहीं पाए थे, लेकिन ये कब खोजा गया, 2011 में आके। सिमिलरली जो ग्रेविटॉन है इसको भी हम ऐसा मानते हैं कि आगे आने वाले टाइम पर हम लोग ग्रेविटॉन को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब इसके बाद एक तो ग्रेविटी हो गई पहले नंबर की फोर्स पर। दूसरा, अगर आपको फोर्स समझना है तो आप रेडियो एक्टिव फोर्स के बारे में बात कर सकते हैं।
रेडियो एक्टिव फोर्स जो होता है वो बेसिकली बीटा डीके के ऊपर काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी फ्यूजन रिएक्शन होते हैं तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जीज निकलती हैं। इसमें हमारे दो जो हमारे न्यूक्लियस के पार्टिकल्स होते हैं ये टूटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो इससे रेडियो एक्टिविटी बाहर निकलती है। तो ये जो पूरा फोर्स है ना, इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो है बोसॉन। इसको हम लोग जेड बोसॉन बोल देते हैं। सिमिलरली एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आप लोगों ने सुना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारा फोटोन। और इन सब के बाद जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इस पूरे यूनिवर्स का है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स क्या चीज़ होती है और इसके पीछे कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है? इसका हम लोग नाम देते हैं ग्लूऑन। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे यूनिवर्स का, न्यूक्लियर फोर्स, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है, या फिर यूँ कहें कि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को बिल्कुल बांध के रखता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म्स में। तो ये सारी चीज़ें फोर्सेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबल थी। ये जितने भी अभी तक हम लोगों ने फोर्सेस पढ़े हैं ना, ये सारे के सारे वेक्टर फोर्सेस थे। फिर 1960s में पीटर हिग्स एक और फोर्स पार्टिकल के नाम से आते हैं जिसका मतलब था, जिसका नाम रखा गया उन्हीं के नाम पर, हिग्स बोसॉन। अब ये पार्टिकल क्या, कौन सा फोर्स देता था, क्योंकि सारे फोर्स तो ख़त्म हो गए। यूजुअली ऐसा देखा गया कि जो भी मान लीजिए प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है, इन सब का मास तो है ही है कि नहीं? हम इनका मास डेफिनेटली ऑब्जर्व करते हैं, हमने निकाला भी है कि भाई प्रोटॉन का एग्जैक्ट मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मास क्या है। लेकिन जब भी हम लोग इनके मासेस को इनके थ्योरीज़ में या फिर इनके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाले इक्वेशंस में जब रखते थे तो आंसर हमेशा रॉन्ग आता था। और हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब भी इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब के मासेस को अगर हम लोगों ने ज़ीरो रख दिया तो इस ज़ीरो वाले मास पे इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर देता था। तो प्रॉब्लम हुई, लोगों को लगा कि यार ये कैसी, मतलब हमारे फॉर्मूले में या फिर हमारे थ्योरीज़ में कुछ गड़बड़ियाँ हैं। लेकिन इसको हम लोगों ने बहुत खोजने की कोशिश की, नहीं मिला। फिर फाइनली पीटर हिग्स ने इस चीज़ को प्रोपाउंड किया कि देखो, जिस हिसाब से हम लोगों ने सभी फोर्सेस के लिए, सभी मैटर्स के लिए हम लोगों ने पार्टिकल्स एसोसिएटेड रखे हैं, इसी के बेसिस पर मास के लिए भी एक पार्टिकल एसोसिएटेड है जिसका नाम है हिग्स बोसॉन। ये बोसॉन क्या करेगा? ये अपने फील्ड के चलते, कौन सी फील्ड? हिग्स फील्ड। ये अपने हिग्स फील्ड के चलते लोगों को मास प्रोवाइड करने का काम करेगा। मान लो कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखते हैं, उसकी फील्ड कुछ इस तरीके से देखते हैं, है ना, हम लोगों को फील्ड दिखती है। अब इसी तरीके से अगर आप लोग हिग्स फील्ड देखोगे और इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर में एक छोटा सा प्रोटॉन का पार्टिकल आ जाए और वो इस फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो प्रोटॉन के पास उसका अपना खुद का मास आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस फील्ड से इसी फील्ड में इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास आ जाएगा। मतलब कि आपके सामने रखा हुआ पेन या फिर कॉपी, अगर आप इसको उठा रहे हो और उसमें आपको कुछ मास फील हो रहा है, तो वो मास कैसे आ रहा है? क्योंकि वो किताब के अंदर के जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो हिग्स फील्ड के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि हिग्स ऐसे तो हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन इसको ऑब्जर्व कर पाना बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए इसको हम लोगों ने बहुत रेयरली ऑब्जर्व किया था अपने लिगो एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पर हम लोग एक चंद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए बस हिग्स पार्टिकल को ऑब्जर्व कर पाए थे। लेकिन इसकी पुष्टि हो चुकी है कि हिग्स बोसॉन सच में एग्जिस्ट करता है, जो कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल को मास प्रोवाइड करता है। जैसे कि इसका मास आप देख रहे हो, अप क्वार्क का मास कितना है? 2.2 MeV/c²। अब ये कुछ होगा, इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वैसे तो ये। लेकिन इसका जो भी मास है, ये मास क्यों आ रहा है इसके पास? क्योंकि ये हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई भी फंडामेंटल या फिर कोई भी ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल का मास ज़्यादा है, जैसे कि डाउन क्वार्क का मास ज़्यादा है अप क्वार्क की तुलना में, तो ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि ये ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है हिग्स फील्ड से। इसी के बेसिस पर बाकी चीज़ों को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हिग्स का काम क्या है? सभी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करना ही हिग्स बोसॉन का अल्टीमेट उद्देश्य है।
अब इसी तरीके से आगे आने वाले टाइम पर डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इन सब के लिए भी हम लोग को कोई ना कोई पार्टिकल्स यहाँ पर एसोसिएटेड रखने पड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ पाएंगे पूरा। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही डार्क एनर्जी है, इसीलिए तो अभी हमने पिछला एक्सपेरिमेंट भी या फिर पिछला आर्टिकल भी हमने देखा था। ठीक है, हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है एआई रेगुलेशन के डिफरेंट अप्रोचेस से रिलेटेड। इसमें आपको पता है कि ग्लोबल मूवमेंट चल रहे हैं इस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है, एक एक्सप्लोजन सा है जहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हाल फिलहाल में यूएन के रेजोल्यूशन में बात किया गया है ना, यूएन रेजोल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। सिमिलरली आप लोग को पता होगा या फिर याद होगा, कुछ महीने पहले एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर में यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट लागू करने की बात की है। 2025 या 2026 से बात हो रही है, तो ये पूरा एक्ट बना दिया गया। सिमिलरली यूनाइटेड किंगडम ने भी, या फिर चाइना की बात कर लें, इन सब लोगों ने भी कुछ नए लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं, किसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और सिमिलरली इंडिया के अंतर्गत में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने लगभग 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करने का वादा किया है। किसके अंतर्गत? हम लोगों ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, एआई मिशन। तो आखिरकार जब इतनी सारी बातचीत हो रही है तो इसका अप्रोच क्या है लोगों का? बहुत ही सिंपल सा है। देखो, हम लोग हमेशा ऐसा चाहते हैं कि हम लोग अनएथिकल यूज़ ना करें एआई का, इम्प्रॉपर यूज़ एआई का ना हो। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डीप फेक्स के बारे में पढ़ा था। तो डीप फेक्स क्या है? एक अनएथिकल यूसेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वॉइस मॉड्यूलेशन या फिर वॉइस कैप्चरिंग या किसी को चीट करना, इन सभी चीज़ों के लिए क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इम्प्रॉपर यूज़ है, अनएथिकल यूज़ है। सिमिलरली हम लोग जो 2030 तक अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यूएन ने अपने रेजोल्यूशन में इसको हाईलाइट भी किया था कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको सबसे एडवर्स इम्पैक्ट इस वे में फील होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा एक वर्क फोर्स के ऊपर हाईलाइटेड है, मतलब उस वर्क फोर्स का पूरा जॉब खुद पर खुद लेके काम करने के लिए काबिल है। तो इसीलिए जो लेबर मार्केट है ना ऐसी जगहों का, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज़ का, वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल्स है। सिमिलरली जो ऐसे ही स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं, उनके तहत भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ईजिली कर दे रहा है, ऐसे सर्विसेज बहुत ईजिली प्रोवाइड कर दे रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चिंता का कारण है हम सबके लिए, और हमें इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो जिस हिसाब से यूएन ने बातचीत किया, इसी प्रकार से ऐसे हम लोग देख रहे थे यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट जो हुआ, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट लागू किया गया। ये बेसिकली एक रिस्क बेस्ड अप्रोच है, मतलब कि ये लोग पहले से ही डरे हुए हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ही आएगा वो तो बहुत नुकसान कर देगा, तो इस चीज़ों को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे जितने भी सिस्टम्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, उनको अलग अलग रिस्क जोन में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि एक रिस्क जोन है अनएक्सेप्टेबल रिस्क, ऐसे रिस्क को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिमिलरली एक है हाई रिस्क, एक इन लोगों ने रखा लिमिटेड रिस्क, और एक हुआ मिनिमल रिस्क। और इन सभी एसोसिएटेड सिस्टम्स के साथ, जिसके अंतर्गत ऐसे सिस्टम जिसमें हाई रिस्क है, ऐसे सिस्टम जिसमें अनएक्सेप्टेबल रिस्क है, इन सब के लिए क्या हुआ है कि एक पूरा का पूरा लॉ बनाया गया है, रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन किए गए हैं। कुछ एब्सोल्यूट बैन की बात की गई है कि भाई अगर सिटीज़न का राइट किसी भी तरीके से अगर प्रॉब्लम में है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट बैन होना चाहिए। भाई उसको हम लोग देख ही नहीं सकते, है ना। सिटीजन्स राइट कभी भी उनका हनन नहीं होना चाहिए भाई इन सब चीज़ों में, है ना, किसी की प्राइवेसी या फिर कुछ भी चीज़ ऐसे। फिर अगर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर किसी ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पर भी किसी को अगर इमोशनल रिकग्निशन देना की कोशिश कर रहा है, मास सर्वेलेंस से कोई डेटा इकट्ठा करने की बात कर रहा है, इन सब जगहों पर कोई भी चीज़ देखी नहीं जाएगी। एंड एब्सोल्यूट बैन ऑन दीज थिंग्स एज पर एआई एक्ट। सिमिलरली उन्होंने ये भी समझने की कोशिश की कि देखो अभी क्या है ना कि जिस हिसाब से स्टार्टअप चल रहे हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस नए नए बनते जा रहे हैं, तो आगे आने में अगर हम लोगों ने आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्नॉलेज नहीं किया
तो फिर आगे चल के बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए इनका अप्रोच जो है वो रिस्क बेस्ड अप्रोच है। यूके और चाइना की अगर बात करें तो सिमिलरली आप चाइना का स्टैंड समझने की कोशिश करो। पहले चाइना क्या है, चाइना इस तरीके से बात करते हैं कि भाई देखो, एआई जो है एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इनोवेशन है जिसको करना तो चाहिए। इस इनोवेशन को हम लोग रोक तो नहीं सकते हैं, हमें इसीलिए इसको प्रमोट करने की बात करनी चाहिए, प्रमोट इनोवेशन थ्रू एआई। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो भी बेसिक इश्यूज आ रहे हैं ना, उनके अगेंस्ट में हम लोग के जो भी फ्यूचर हार्म हो सकते हैं, उन फ्यूचर हार्म को ध्यान में रखते हुए हम लोग को कुछ सेफ गार्ड मैकेनिज्म भी बनाने पड़ेंगे, है ना। तो मतलब एक सिंपल सा सब सोच सकते हो मिडिल पाथ है। लगभग कोई भी अगर जेन्युइन कंट्री है तो वो अगर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो वो ऐसे ही करेगा। चाइना के साइड से ऐसे 3 मेजर इश्यूज इन्होंने काउंटर करने की कोशिश की है। सबसे पहला है कंटेंट मॉडरेशन। कंटेंट मॉडरेशन में क्या है कि जो भी डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट के फॉर्म में जनरेट कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको ये लोग प्रॉपर तरीके से छानबीन करके रखेंगे, मॉडरेट करके रखेंगे। फिर दूसरा जो इनका सबसे बड़ा इशू है वो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। ये जो पीडीपी है ना, इसके अंतर्गत जो भी ऐसे डेटा कलेक्ट हो रहे हैं उस पर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखे गए हैं कि भाई बिना प्रॉपर परमिशन के या फिर बिना किसी मतलब डेटा को जो भी उसका यूज़र है उसके कंसेंट के बिना आप ना ही उसको एक्सेस कर सकते हैं और ना ही उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं कहीं और के लिए। तो इसीलिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर एक एल्गोरिदम गवर्नेंस की बात की गई है। एल्गोरिदम गवर्नेंस का क्या मतलब है कि जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है उस डेटा कलेक्शन पर हम लोग कोई भी एल्गोरिदम रन नहीं कर सकते हैं भाई ऐसे, है ना। और इसके लिए काफ़ी सारे एथिकल नॉर्म्स, सिक्योरिटी नॉर्म्स बहुत ही टाइट करने की बात हो रही है। तो जो ये बेसिक 3 स्टेज के चाइना की तरफ से आए हैं ये भी मतलब सही है मेरे हिसाब से, तो बढ़िया स्टेप है उनकी तरफ से। यूके की बात करें तो यूके ने भी मोर और लेस ऐसे ही टास्क अपनाया है कि उन्होंने क्या किया है कि पूरे के पूरे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करो सबसे पहले तो, और डिसेंट्रलाइज करके ना एक सॉफ्ट लॉ बनाओ इसके लिए। मतलब ऐसा अभी से अगर इसको हम बिल्कुल ही रोक देंगे तब तो फिर यार नई टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। तो सॉफ्ट लॉ अप्रोच रखते हैं, डिसेंट्रलाइज करके देखते हैं। डिसेंट्रलाइज करने का क्या मतलब है कि जो भी मैंडेटरी कंसल्टेशंस है ना, मान लो कोई भी अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो कुछ ना कुछ काम कर रही हैं उस फील्ड में, तो उनसे ना प्रॉपर सजेशन लो कि भाई देखो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से बात करेगा, आप बताओ कि क्या क्या आप सजेशंस दोगे, उन सजेशंस पर अच्छे से काम करना। फिर अपने बेसिक टेक्निकल नो हाउ को स्ट्रॉन्ग करना इनका बेसिक मकसद है। कि अभी देखो बहुत बार ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे ना या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ होंगी जिनको कि पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा जितनी ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज़ को पता है। तो इसीलिए जहाँ पर भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़े वो लेके आओ एक्सपर्टीज़ को, फिर उसको और अच्छे से डेवलप करो। और जितने भी ऐसे रेगुलेटरी गैप्स हैं उन सबको भी अच्छे से फिल करने की बात हो रही है। अब इन सब में अगर इंडिया के पोजीशन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, इंडिया का पोजीशन अभी कहाँ पर है, इंडिया को क्यों इस पर लॉ बनाना चाहिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। देखो आप सबको पता है कि इंडिया क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस है भाई, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है इस टाइम पर, लार्जेस्ट कंज्यूमर है इसके पास। कंज्यूमर बेस की बात कर लो या फिर लेबर फोर्स की बात कर लो, जिसका मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब लॉस की चांसेस बढ़ रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पर तो बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली आप ये बोल सकते हो कि 2030 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा डीप टेक स्टार्टअप्स होंगे, डीप टेक स्टार्टअप्स होंगे, पक्का होंगे ऐसे। तो इसके लिए यहाँ पर ऐसे रूल्स रेगुलेशंस का बनना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन एआई मिशन के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च करने की बात की गई है, परमिशन भी मिल गई है, जिससे कि हम लोग एक बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इकोसिस्टम बना सकें। सिमिलरली इस इकोसिस्टम पर हम लोग पीपीपी मॉडल पर चल रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चल रहे हैं, या फिर ऐसा इकोसिस्टम हो जो कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करे, फिर सिमिलरली आप ऐसा बोल सकते हो कि इसी पैसे से जो ये कितना बोल रहे हैं हम लोग 10,000 करोड़ ये जो रुपए हैं, इससे हम लोग ऐसे बहुत सारे ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयूज बनाना चाहते हैं, लार्ज मल्टी मॉडल्स बनाना चाहते हैं जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह बनाना चाहते हैं, और ऐसे ही जो भी एआई बेस्ड रिसर्च हो सकते हैं ना, या फिर रिसर्च के साथ साथ अगर हम लोग को कभी कुछ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत पड़ी
उन सबको भी साथ लेके चलना है। ये इंडिया की अभी करंट पोजीशन है। तो इसीलिए इंडिया को क्या करना चाहिए कि इंडिया को सिमिलरली अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो प्रमोट करना ही चाहिए, बल्कि ये जैसे हम लोग 2047 एक विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट प्लेयर बन सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर इंडिया इस पर एज लेता है तो। इसके साथ साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 2030 तक फुलफिल करने थे इंडिया को, इसके साथ साथ इकोनॉमिक एंगल, ये तीनों को एक साथ बैलेंस करके चलना ही एकमात्र काम हो सकता है। इसमें इनोवेशन प्रमोट करो, रिस्क को मिटिगेट करो, और जितना भी ऐसा मतलब इकट्ठा कुछ ना बढ़ जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है वो ग्रेजुअल फेज्ड मैनर में इसको आप लेकर आओ। कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं तो वो फेज्ड मैनर में, फेज्ड लेड अप्रोच की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो रिस्क बेस्ड अप्रोच नहीं है, हम लोग इसको मना नहीं करना चाहते। ग्रेजुअल फेज्ड लेड अप्रोच के साथ में हम लोग इनोवेशन को प्रमोट करना चाहते हैं और रिस्क को मिटिगेट करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इकोनॉमिक एंगल, इन सबको एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। अगला आर्टिकल हमारा सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड है कि आखिरकार ये इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। ये द हिंदू का ये आर्टिकल है और मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हिंदू ऐसे आर्टिकल्स को पब्लिश करता है। सिमिलरली समझना सबसे पहले कि आखिरकार इस आर्टिकल की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई। सेमीकंडक्टर क्या हो गया जिससे सेमीकंडक्टर का पूरा रिवोल्यूशन आ गया। हम लोगों ने देखा कि जिस हिसाब से हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स डेवलप हो रहे हैं, और हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पर डिपेंडेंट थे इनके सभी पार्ट्स को लेके आने के लिए। लेकिन जब से पैंडमिक आया है ना, तब से इस इंपोर्ट पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और इन सबको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी इसके प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब इसके प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी में हम लोग को जो 2-3 बातें समझनी है वो ये है। सबसे पहले कि ये सेमीकंडक्टर की क्या बात हो रही है। भाई सेमीकंडक्टर क्या है, आप सबको पता है कि एक कंडक्टर और इंसुलेटर, इनके बीच का एक जो कंटेंट है वो क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर कहलाता है। मतलब कि अगर हम इसमें डोपेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, डोपेंट्स, या फिर डोपिंग प्रोसेस बोलते हैं। अगर हम इसमें डोपेंट्स क्या होते हैं, कुछ इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, इम्प्यूरिटीज़। अगर हम इन इम्प्यूरिटीज़ को मिलाते हैं तो ये कभी कभी कंडक्टर जैसे काम कर सकते हैं, नहीं तो ये इंसुलेटर जैसे काम करेंगे। सिमिलरली अब अगर हम लोग इसमें ऐसा देखते हैं कि भाई ये सेमीकंडक्टर्स हम लोग करते क्या हैं, तो आप यहाँ पर देखना, ये जो आप पूरा एक सर्कुलर डिस्क देख रहे हो, ये बहुत ही छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से मिला हुआ है। ट्रांजिस्टर से बना हुआ एक जो चिप होता है, आईसी जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप, इसका बहुत बड़ा बोलबाला है। और इंडिया में ऐसे ही प्रोडक्शन हाउसेस ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुके हैं। बोला जा रहा है कि गुजरात के अंदर में 2026 से हम लोग खुद का अपना सेमीकंडक्टर चिप बना रहे होंगे। तो अब इसके लिए ना जो सबसे पहला एक आप बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर कंपोनेंट आया था, वो ट्रांजिस्टर ही था। ट्रांजिस्टर वो रेडियो सुनने वाला ट्रांजिस्टर की बात नहीं हो रही है, ये सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। और दिन पर दिन हम लोगों ने क्या किया, इसका मिनिएचराइजेशन मतलब कि इसको छोटा बनाते गए, और आज के टाइम पर हमने इसको कहाँ तक पहुँचा दिया है, नैनो स्केल तक पहुँचा दिया है। और नैनो स्केल पर पहुँचने के बाद ये कुछ वैसे ही काम करता है जैसे कि हम लोग एक पेपर पर स्प्रे पेंट से कुछ भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो हम लोग किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग को एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी या फिर स्टेंसिल जिसको बोल सकते हैं, और इस स्टेंसिल के बेसिस पर हम लोग स्प्रे पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही समझ लो कि इस ऐसे ही प्लेट्स पर हम लोग क्या करते हैं, डोपेंट्स को स्प्रे करते हैं जहाँ जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है स्टेंसिल की मदद से। यहाँ पर स्टेंसिल्स को मार्क्स बुलाते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो है ना, ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है। अगर ट्रांजिस्टर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपल से समझो कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। बस ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच जैसा काम करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम हो गया हमारे लिए, ऑन ऑफ करना। लेकिन आप सोच रहे होगे ऑन ऑफ करने से क्या ही है, तो हमारे घरों में भी लगा है ट्रांजिस्टर, क्या ज़रूरत है भाई। इसी ट्रांजिस्टर का मिलियंस या बिलियंस नंबर में एक साथ इस्तेमाल होता है। एक साथ जब ये लोग किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लॉजिकल कंप्यूटेशन हमारे पॉसिबल हो पाते हैं, और इसी लॉजिकल कंप्यूटेशन के बेसिस पर हम लोग कंप्यूटर्स या दूसरे मोबाइल या कोई भी ऐसे डिवाइसेस को बना पाते हैं। तो हर जगह पर आईसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, इसीलिए हम लोग ट्रांजिस्टर को भी डेवलप करेंगे। अब इसको हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। एक और ट्रांजिस्टर का वैसे आप इस्तेमाल याद रखो कि ये एज एन एम्पलीफायर भी इस्तेमाल में आता है। एम्पलीफायर क्या करने के लिए, मान लो कहीं पर भी वीक सिग्नल्स आ रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, ये आपके सिग्नल को इन्हांस करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए जितने भी आपके सेल फोन्स होते हैं उसमें एज ए एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर लगा ही होता है। सिमिलरली आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को जनरेट करने में भी हेल्प करता है।
हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को। इससे क्या होगा, जो भी हमारा वाईफाई चिप है, मान लो वाईफाई चिप, कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन जब भी होगा तो उसमें हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स का इस्तेमाल होगा। और ऐसे ही वायरलेस कम्युनिकेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता ही है। ठीक है, तो कभी एप्लीकेशन की बात आए अगर ट्रांजिस्टर के लिए, तो ऐसे 2-3 एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। और इनफैक्ट इसीलिए ट्रांजिस्टर की खोज करने के बाद इसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, एक 1956 में और एक 2000 में। अब हम बात कर रहे थे कि आखिरकार इसको कैसे बनाते हैं। तो देखो ये सर्कुलर डिस्क दिख रहा है आपको, इसको फैब्रिकेशन बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में। फैब्रिकेशन में भी जितना छोटा है उतना बेहतर है। जितना छोटा है मतलब हम लोग मिनिएचराइजेशन की तरफ चल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, अभी एक बड़ी प्लेट ले रहे थे और जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा छोटा हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग इसको ट्रांजिस्टर्स या फिर आईसी चिप बनाने की बात कर रहे हैं। ये सिमिलर वैसे ही है जैसे कि आप लोग स्टैम्प जानते हो ना, स्टैम्प को देखा है कभी, पूरा एक बड़ा सा पेपर आता है स्टैम्प का, और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्टैम्प्स ऐसे बने होते हैं। हम लोग को जितना स्टैम्प चाहिए उस हिसाब से हम उसको फाड़ लेते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, या फिर कट कर लेते हैं सीजर से। तो समझ लो कि जो हमारा ऐसा सर्किट बोर्ड है ना, ये भी कुछ ऐसे ही स्टैम्प जैसा ही है। मल्टीपल टाइम्स हम लोग एक बड़े से शीट पर, या फिर ऐसा देख सकते हो इस सर्कुलर शीट पर, हम लोग देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऐसे खूब सारे आईसी चिप्स को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। और उसके बाद एक बार बड़ा सा प्रिंट हो गया तो इसको कट कर लेते हैं। तो मतलब सिंपल सा फंडा है कि अगर हमने लेंथ और ब्रेड्थ इंक्रीज़ कर दिया इसका, तो फिर काफ़ी हद तक हम इसके प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं, पूरा इक्विपमेंट वगैरह सब चेंज करना पड़ेगा आपको उसके बेसिस पर, तो उसमें एक हाई कॉस्ट है, बट लॉन्गर रन में इकोनॉमिकल होगा फॉर श्योर। इसका एक और टेक्नोलॉजी हम ये भी देख रहे हैं कि यार देखो, लेंथ ब्रेड्थ में तो चलो एक्सपैंड कर ही दो, अगर किसी भी सेंस में हाइट में एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दो ना, तो हमारा सेम स्पेस में हम लोग डबल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब सेम ही मशीन से। तो इसके ऊपर भी बात हो रही है कि हम लोग हाइट इंक्रीज़ करके क्या सेमीकंडक्टर चिप्स की एफिशिएंसी और इसका साइज़ या फिर मिनिएचराइजेशन को और बढ़ा सकते हैं क्या। तो इन्हीं सब की बात हो रही है। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वेफर बोलते हैं। वेफर, खाने वाला वेफर नहीं, चॉकलेट वाला वेफर नहीं, ये जो पूरा सर्कुलर डिस्क दिख रहा है जिस पर खूब सारे ऐसे इंटीग्रेटेड चिप्स प्रिंट हुए हैं, उनको हम लोग वेफर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था कि आखिरकार क्या टेक्नोलॉजी है इसके बिहाइंड। आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एक हिस्सा अगर थोड़ा सा जूम इन करके अगर आप लोग देखोगे ना, तो इस तरीके से कुछ प्रिंट होता है। ये सारे प्रिंटेड हैं, क्या है, ये सारे डोपेंट्स हैं जो कि अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग स्विचेस का काम करते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच से ही कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग्स या फिर हम बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्ट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, लॉजिकल कंप्यूटेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है टोटल सोलर इक्लिप्स इतना भैया रेयर क्यों होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो हमारा पूरा सोलर इक्लिप्स है, ये वैसे तो हर साल 2 से 5 बार आ जाता है, 2 to 5 टाइम्स पर ईयर। आप बोलोगे सर फिर क्या है, इतना रेयर क्या ही बोल रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन ये ना सिंपल सोलर इक्लिप्स है, ये सिर्फ और सिर्फ सोलर इक्लिप्स है, ये आपका टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं है। जो टोटल इक्लिप्स होता है ना, टोटल इक्लिप्स ये 18 महीने में एक बार आता है, ऐसा बोल सकते हैं, 1 पर 18 मंथ्स। लेकिन ये जो 18 मंथ्स में एक बार आ रहा है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पर इतनी जल्दी जल्दी दोबारा भी आ जाए, बहुत ही छोटे से जगह पर ये बनता है। और ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पर एक बार ऐसा टोटल सोलर इक्लिप्स देखा गया, अब दोबारा उस जगह पर सोलर इक्लिप्स को आने में लगभग 400 साल लग जाएंगे, और इसीलिए ये इतना रेयर हो जाता है। अब ये रेयर और भी क्यों होता है वो भी अभी बात कर लेते हैं। टोटल ऐसे ना 4 टाइप्स के सोलर इक्लिप्स होते हैं। सबसे पहला ये वाला है, इसको बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। ये पूरा ढक गया, देख रहे हो आप, और इसके बाद जो सन का सबसे आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोरोना, वो विजिबल हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल टाइम पे ना हमें ये दिखता नहीं है। पहले तो अगर आपको इक्लिप्स नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि सन और अर्थ के बीच में ये जो मून आ जा रहा है ना, इसी के बेसिस पर ये जो अपना शैडो इम्प्लांट कर रहा है, तो इस छोटे से एरिया में जो आपको ये दिख रहा है कि हाँ पूरा अंधेरा छा गया है, इसी को हम लोग इक्लिप्स बोलते हैं। और जो सबसे डार्केस्ट पार्ट है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रा, जो ये डार्क ब्लैक कलर का है। और जो बाहर धुंधले वाले हैं उनको हम लोग पेनम्ब्रा शैडो बोलते हैं। तो इसी तरीके से अब पहला क्या हमने बताया कि टोटल सोलर इक्लिप्स, ये TSE, यही अभी ऑब्जर्व किया गया है US के एक पार्ट में। तो अब यहाँ पर देख रहे हो, पूरा सन मून से ढक जाता है और पूरा कोरोना विजिबल तरीके से दिखाई देने लगता है, जो कि एक्चुअल
हम लोग को टाइम पर नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंटर सन होता है वो ही इतना ज़्यादा ग्लो करता रहता है। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो सोलर इक्लिप्स है इसको बोलते हैं एन्यूलर एन्यूलर सोलर इक्लिप्स। इसमें क्या होता है, जब हमारा मून एपोजी पर है, एपोजी का मतलब क्या होता है, सबसे दूर है अर्थ से, मतलब मून बहुत छोटा दिखेगा। और जब बहुत छोटा दिखेगा तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरे सन को ढक ले, तो वो ना एक ऐसे रिंग स्ट्रक्चर में दिखता है। जब ये ऐसा रिंग स्ट्रक्चर में हमें दिखे, जिसमें हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो जब ये रिंग ऑफ फायर हम लोग को विजिबल हो जाता है तो हम लोग उसको एनुलर सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। और जो सबसे कॉमन सा है उसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ये तो बहुत बार ऐसा हो जाता होगा, बहुत मतलब इसमें क्रीसेंट शेप का सन दिखने लगता है और मून एक साइड से पास होकर निकल जाता है। ठीक है, इतना तो हम लोग को समझ में आ गया। एक और चौथा टाइप है जिसके हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। वैसे हाइब्रिड इज़ नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मून छोटा है बट एपोजी तक आते आते एनुलर सोलर इक्लिप्स से ये परफेक्टली अपने टोटल सोलर इक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइम्स में देखने को मिलेगा। लेकिन अब सिंपली ये अगर हम लोग समझें कि ये सबसे रेयर क्यों है, तो उसको समझने के लिए आप समझो कि जो हमारा अर्थ का रोटेशन है वो तो भाई ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसका जो रिवॉल्यूशन फेज़ है ना, वो कौन सा है, ये वाला फेज़ है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसका, ये एक सिंगल लाइन है, इसी लाइन पर ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है अर्थ, और हमेशा इसी प्लेन पर रोटेट करता रहेगा। लेकिन जो हमारा मून है उसका रोटेशन का प्लेन देखना जरा अलग है थोड़ा सा, ये वाला प्लेन है। और अगर हम लोग इसका एक लाइन सिंपल ऐसे ड्रॉ करें, है ना, और इसको मेजर करें, तो यहाँ पर देखना ये मून वाला लाइन है और ये हमारा अर्थ का इलेक्ट्रिकल प्लेन है। इन दोनों के बीच में ना ऐसे 5 डिग्री का अंतर है। तो ऐसे कई बार हो सकता है कि जब यहाँ वाले पर देखना, ये जो हमारा मून है ना, ये मून काफ़ी ऊपर चला जाए, काफ़ी ऊपर चला जाएगा तो हम लोग को कहीं पर भी इसका शैडो नहीं दिखेगा, और इसीलिए ऐसा हम लोग को टोटल सोलर इक्लिप्स दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा आप रीज़न समझो कि हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत ही छोटे रीजन पर, आप यहाँ पर देखना कितने छोटे रीजन पर ये पास करके जा रहा है। ये हमारे इस पूरे ग्लोब के अम्ब्रा रीजन को अगर हम लोग बात करें ना, अम्ब्रा रीजन, तो अम्ब्रा रीजन पूरे ग्लोब का 1% भी नहीं है। मतलब कि एक बार दिखेगा भी, लेकिन इतना, एक तो पहली बार 18 महीने में एक बार दिख रहा है, और ऊपर से सिर्फ पूरे ग्लोब के सिर्फ 1% लैंड फॉर्म पर दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। मतलब इतने छोटे स्पेस पर दिखता है कि वो पूरे ग्लोब का 1% हो पाता है। और हमारे पूरे ग्लोब में आपको भी पता है कि 70% तो वाटर कवरेज है। अब 70% वाटर कवरेज है तो इसका मतलब है कि 70% टाइम जब बनेगा तो कोई भी इंसान वहाँ प्रेजेंट ही नहीं रहेगा। और इनफैक्ट 70% के अलावा जो 30% लैंड एरिया है वो भी सारा का सारा हैबिटेबल थोड़ी ना है, उसमें से मुश्किल से 50% हैबिटेबल होगा। तो 50% हैबिटेबल है तो इसका मतलब है कि बस इस वाले जोन पर जहाँ पर लोग रह रहे हैं वो ही देख पाएंगे, अदरवाइज़ उस जगह पर दोबारा आते आते उसको 400 साल लग जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स भले ही 18 महीने में एक बार हो जाता है, लेकिन एक प्लेस पर दोबारा दिखने में 400 साल के आसपास लग जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा आर्टिकल। आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फर्दर और भी कोई डाउट है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वो डाउट्स मुझे डायरेक्टली रेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप उसको ईजिली बता सकते हैं। तो आज के डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।